नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुंडली अनुसार जातक का स्वभाव। जब कभी भी हम किसी जातक के स्वभाव को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मुख्यतः हम उसके लग्न और राशि से ही अनुमान लगाते हैं कि जातक क्रूर स्वभाव का होगा, जातक का जो प्रकृति है वो बदलावशील है या स्थिर रहना चाहता है, या वो किसी भी काम में कोई भी साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करता है या नहीं करता है, सत्व है, रज है, तम है। ये सब बातें जातक के मूल स्वभाव को बताती हैं। तो आइए उसी पर एक नजर डालते हैं। आप में से कई लोग ये चीज जानते भी हैं और कई लोग हो सकता है उनके लिए नया हो। कुछ जो लोग जानते हैं उनको भी निश्चित रूप से कुछ चीजें जरूर मिलाकर देखना सरल हो जाएगा इस क्लास के बाद। जैसे हम कई दफा खाली ये अंदाजा लगा लेते हैं मेष राशि है और कुंभ लग्न है, या मेष लग्न है, कर्क राशि है। इसके अलावा भी हमें अगर थोड़ा ये देख लें कि भाई कर्क राशि में भी वो अलग अलग नक्षत्र चरण है, तो जब अलग अलग नक्षत्र है, नक्षत्र चरण अलग है। मुख्य रूप से नक्षत्र भी अगर हम देख लें, जैसे कर्क राशि में वो कोई आश्लेषा नक्षत्र में भी है, कर्क राशि में कोई पुष्य नक्षत्र में भी है, तो उस नक्षत्र का स्वभाव भी जातक के मन पर असर डालता है। ठीक है, वो सदैव उसको हास्य विनोद पसंद होता ही है, क्योंकि उसका जो कर्क राशि का स्वभाव भी कुछ ऐसा है। लेकिन उनमें भी हम अगर थोड़ा और जानकारी चाहें, क्योंकि आश्लेषा जो नक्षत्र है उसके स्वामी को हम नागों से संबंध मानते हैं, तो इस प्रकार का कुछ हिडन भी रहता है मन में विचार, इस प्रकार की चीजें चलती हैं। और पुष्य नक्षत्र है उसका पुष्प संबंध बनता है, या कह सकते हैं गाय के थन के साथ संबंध बनता है, तो ये चीज भी जरूरी है। और राशि के मालिक से भी बात नहीं बनेगी। राशि का एक अलग स्वभाव होता है जो उसके सिंबल से भी हम समझ सकते हैं, वो भी हमें शामिल करना है। तो क्या क्या बिंदु हैं जो हम जातक के स्वभाव को जानने के लिए देखें, हमने यहां पॉइंटों में समझाया है। सबसे पहली चीज क्या देखें, लग्न, चंद्र, राशि, आकार व चिन्ह। सबसे पहले, क्योंकि हमने रेफरेंस लिया है काल पुरुष की कुंडली, तो उसी से हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको कि जब कभी भी आप किसी के स्वभाव को जानना चाहते हैं तो ये देखें कि जो लग्न और राशि का आकार या उसका सिंबल क्या है। भाई जो भौचक्र में, ज़ोडिएक में जो सिंबल दिया गया उसका भी कुछ ना कुछ अर्थ है, वो ऐसे ही नहीं है। ठीक हो गया, तो हमें भी उस पर जरूर विचार करना है। कहते जी दोनों का स्वामी मंगल है, तो क्या मंगल नहीं, हमें यह देखना है दोनों का स्वामी मंगल है और उसका आकार कैसा है। मेष खुलकर आने की बात करता है और वृश्चिक एक माने जैसे दोनों में फर्क है, एक लायन और एक टाइगर। लायन यानी शेर, शेर दिल होने की बात की जाती है, बाघ दिल होने की बात नहीं की जाती है। बाघ ताकत में शेर से ज्यादा है। आप विज्ञान का ये विषय जानते होंगे, पढ़ते होंगे कि जैसे कहते हैं बिग कैट, तो बिग कैट्स में तो टाइगर आता है, लेकिन टाइगर का स्वभाव हाइडिंग नेचर, कुछ कुछ जैसे वृश्चिक के स्वभाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। और माने उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, क्योंकि वो जानता है कि कब सटीक वार करना है। जैसे इंटेलिजेंस में कोई व्यक्ति है, कोई आर्मी इंटेलिजेंस में है, कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, उसका नेचर ज्यादा लॉयन नहीं, ज्यादा टाइगर है। ठीक हो गया, टाइगर यानी बाघ, स्ट्रिप पट्टे वाला। उसको ही हम यहां पर मंगल की दो राशियों में अंतर से समझ सकते हैं, दोनों का ही हमला करने का नेचर है। लेकिन एक, मैं इसलिए ये इस प्रकार का अंतर कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि ये सिंबल हमारे लिए नए हो। जैसे हो सकता है कई आप में से मेष या मेढ़ा ना जानते हो। मेष एक बकरा भी समझ सकते हैं, लेकिन वो जंगली बकरा कह सकते हैं। मेष आपने देखा हो कभी, पर्वतों में भी वो रहता है, वन, और बहुत एग्रेसिव माना जाता है और खुलकर अटैक करने वाले के लिए उसको जानते हैं। ठीक हो गया, तो जब कभी भी हम बोलते हैं कि मेष राशि, इसका भी स्वामी मंगल, और जब हम बोलते हैं वृश्चिक राशि,
या वृश्चिक लग्न, क्योंकि अभी जातक के स्वभाव के लिए हमें दोनों को मिलाना पड़ेगा, लग्न भी और राशि भी। तो दोनों से ही हम तय कर पाएंगे कि उसका स्वभाव कैसा है। हालांकि ये अच्छा माना जाता है कि जातक का, क्योंकि देखिए जो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जो एक कहते हैं राजसी स्वभाव चाहता है, तो उसका जो लग्नाधिपति है वो थोड़ा अगर अग्नि तत्व में है तो ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि मन से तो वो शांत है। कहते जी मन को कंट्रोल करने वाला या अंदर जो है वो कहीं जल तत्व प्रधान राशि है, वो चलता है। लेकिन जो हमारा आउटकम, जो हमारा कह सकते हैं शरीर है, हमने अभी किसी के साथ कोई ज्यादा बोला भी नहीं है, क्योंकि आपकी एक ऐसी इमेज है समाज में, आप सबसे बोलते नहीं है, उसके बावजूद भी वो इमेज बाहर जा रही है। कई लोगों ने कमेंट किया कि सर उसमें तो हम अरुधा लग्न को देखते हैं कि जो हमारी आउटकम इमेज है उसको लग्न से कहां देखते हैं। नहीं, यहां पर भी एक गलती है। ध्यान दीजिए, अरुधा लग्न मुख्य रूप से एक ऐसी इमेज की बात कर रहा है जो अरुधा ज्यादातर हम देखते ही इसलिए कि भाई जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, उसको अरुधा का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, फैन फॉलोइंग उसका, क्योंकि वो एक ऐसी जिंदगी जी रहा है जो ड्यूल है, माने बाहरी एक ऐसी जिंदगी है। ठीक हो गया। तो आपको लग्न और अरुधा में भी फर्क करना है, कहीं आपको अरुधा मिलाना नहीं है कि अरुधा लग्न तो सर फिर हम अरुधा एक स्पेसिफिक केस में ही स्टडी करते हैं, जिस स्पेशली जिन लोगों को अपनी उस इमेज का बहुत ज्यादा महत्व है। बात समझिए, लग्न इमेज तो सबके पास है, लेकिन अरुधा इमेज के लिए ज्यादातर कोई स्टार कास्ट है, इस प्रकार कोई पॉलिटिशियन है, उसको इस सोशल इमेज को बनाना होता है। थोड़ी देर के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं इस वर्ड्स को, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, चाहे वो इमेज झूठी भी हो, मतलब उसमें फैक्ट नहीं है, ट्रुथ नहीं है, बस वो इमेज है, बस दैट इज योर मेनली। जैसे कहते हैं फैन फॉलोइंग अच्छा है, कहता जी उसका अरुधा 5 बहुत अच्छा है, A5 बहुत मजबूत है। ठीक हो गया। तो कहता है सर A5 मजबूत है, लेकिन उसका वैसे पंचम भाव ज्यादा मजबूत नहीं है। उसका मतलब क्या है कि जो उसको आउटकम समाज में चाहिए वो तो मिल रहा है उसके पास, लेकिन वास्तव में जो लग्न आउटकम हो सकता है उसके नेबर ही कहते हो कि नहीं सर वैसा जैसा हम समझते हैं फिल्म में, जैसे वो कमाल के स्टंट करते हैं वैसे नहीं है वो। आप समझ रहे हैं ना। तो वो इल्यूजन मुख्य रूप से अरुधा क्रिएट करता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको बनाकर रखना है। अरुधा सबके लिए इतनी ज्यादा प्रायोरिटी पर नहीं लाना है आपको। ठीक हो गया। A5, A3, A11 कोई भी जिसको उस आउटकम कह लीजिए, उस इल्यूजन की ज्यादा फिक्र है, उसके लिए हम देखते हैं। फिक्र मतलब जाहिर सी बात है कि कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, उसकी अपनी पर्सनल जिंदगी है और उसके अपने रिलेटिव्स भी हैं। अपने रिलेटिव कहते हैं नहीं सर ये एग्रेसिव नहीं है, लेकिन हमें पता लगा उसने समाज में सदैव ऐसी एक्टिंग की है, ऐसी उसने फिल्में ऐसी की हैं, तो उसको अरुधा जो इमेज मिली है कहता है ये तो बहुत एग्रेसिव लगता है। ठीक हो गया। ऐसे कई ऐसे भी हैं जो शुरू से कॉमेडियन रहे हैं, बहुत ज्यादा हंसाने का काम करते हैं, हमें लगता है ये तो अपनी निजी जिंदगी में भी खूब हंसता होगा। तो उसके हमने दोस्तों से पूछा, कहता जी नहीं नहीं ये बहुत सीरियस है। ऐसे कई एग्जाम्पल आप जैसे मिस्टर बीन करके कैरेक्टर आता है, बच्चों का बड़ा फेवरेट कैरेक्टर है, तो सदैव वो हंसाते हैं। ब्रिटिश व्यक्ति हैं और बहुत हंसाते हैं, उनको बच्चे बहुत चाव से देखते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए देखते हैं। तो उनका ऐसा इमेज गया है कि सर वो तो रियल जिंदगी में भी बहुत ज्यादा मजाकिया होंगे, लेकिन जब कभी उनके टीवी इंटरव्यू वगैरह देखे जाते बहुत ज्यादा सीरियस उनका कम्युनिकेशन है। तो वो जो सीरियस कम्युनिकेशन की बात कर रहा है वो भी एक इमेज है, लेकिन वो एक सीमित दायरे तक सीमित है, तो उसको हम लग्न से देख रहे हैं। और जो अरुधा पूरे संसार भर में फैल गया है उसका विचार करते हैं, तो उसकी मैं तो यही समझता हूं कि एक जो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो सामान्य जिंदगी जी रहे, जिसको कोई नेशनल इंटरनेशनल की ऐसी कोई ख्याति प्राप्त नहीं है, वो तो अपने लग्न से ही काम चला ले, उतना ही काफी है। ठीक है। मान लीजिए मेरा अरुधा थोड़ी देर के लिए मान ले तो बहुत बढ़िया, लेकिन मेरा जो वास्तविक लग्न है उससे मुझे काफी ज्यादा मदद मिलती है। तो आई थिंक थोड़ा क्लियर हुआ होगा। तो अभी हम अरुधा पर नहीं आ रहे, सिर्फ इतना आपको बता रहा हूं। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर फिर लग्न और अरुधा में क्या है। अरुधा लग्न इज ओनली फॉर एक ऐसी इल्यूजन इमेज जिसका मुख्यतः संबंध कोई स्टार डस्ट वो सब करते हैं,
सामान्य व्यक्ति के लिए आरुधा का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। और तो ठीक हो गया। हमें क्या देखना है, हमें लग्न देखना है, उसका राशि देखना है। और मैंने बताया राशि में भी अलग अलग अंतर आ सकते हैं क्योंकि उसका नक्षत्र अलग हो रहा है। हाँ, एक चीज और मुझे इस पर भी आपको एक उत्तर देना था कि जी मैचिंग किया, विवाह के लिए गुण तो अच्छे खासे मिल रहे हैं, लेकिन लड़के का या लड़की का चंद्रमा त्रिक भाव में बैठा हुआ है, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, इसीलिए हमने कुंडली रिजेक्ट कर दी। और कई दफा तो ऐसा भी सुना मैंने 28 गुण मिल रहे हैं या 35 गुण मिल रहे हैं। रिजेक्शन का कारण अब इसको क्या बोले, मैं तो यही बोलूंगा कि आपको क्षमा मांगनी चाहिए ऋषियों से, जिन ऋषियों ने सारी बातें जानकर यह सूत्र लगाया है। अष्टकूट मिलान ये सारी बातें इंक्लूड कर लेता है। मतलब आपने मान लिया है क्या कि ये जो तत्व है मोक्ष अर्थ ये खराब है। आपको शायद ये बोल रहे हैं कि अष्टम भाव मोक्ष भी बताता है और 12वां भाव मोक्ष भी बताता है, तो ये एक हम इसको क्या बोले, इसको तो मैं ओवर इंटेलिजेंस ही बोलूंगा कि हमने ऋषियों के सूत्र को डिनाई कर दिया। वो 28 गुण मिला रहा है अष्टकूट से और उसका किसी में तो 35 गुण मिला रहा, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? कहता जी वो नहीं बन रहा है। अरे हमारी संतान के लिए अच्छा है, चाहे वो अष्टम में बैठा है तो क्या हुआ? क्या अष्टम रिसर्च नहीं बताता है? क्या अष्टम भाव कोई पुरातत्व विभाग नहीं बताता है? क्या अष्टम विभाग इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं बताता है? क्या अष्टम विभाग मोक्ष के लिए अष्ट सिद्धियों का दाता नहीं बताता है? अगर वो आपने रिजेक्ट किया है तो भारी गलती की है आपने। ठीक हो गया? इसलिए हम अपने दम पर यहां साबित करने वाले का काम नहीं करेंगे। जब वो मिल रहा है तो मिलाना चाहिए। हाँ, किस केस में हमने ज्यादा देखा है 6, 8, 12 का चंद्रमा संबंध या लग्नेश संबंध, जब कह रहे जी गुण बहुत कम मिल रहे हैं, सेटिस्फैक्टरी ही मान लीजिए 16.5 गुण मिल रहे हैं, सामान्यतः 50% तो मिलना चाहिए, माने 17.5, 18 गुण अगर मिल जाते हैं, फिर हमने कहा था जी 16.5 गुण मिल रहे हैं और फिर उसमें 6, 8, 12 में बैठे हैं, तो फिर विवाह के लिए हम थोड़ा नहीं जाना चाहते। वो एक हो सकता है अलग विषय, लेकिन अगर गुण इतने मिल रहे हैं फिर हमें ये विचार नहीं करना है, क्योंकि ऋषियों ने ये सारी गणनाएं करने के बाद ही तय किया है। ठीक हो गया? कम गुणों पर मिलने पर यह विचार किया जाता है। जैसे ही आपका थ्रेशोल्ड आप मान के चलें 25 गुण 36 में से क्रॉस कर जाते हैं, नहीं देखना आपको, क्योंकि आपने फिर आपको क्या बोलेंगे? पूर्वाग्रह से ग्रसित। पूर्वाग्रह मतलब भाई ये तो खराब है, खराब ही होते हैं, ये चर राशियां खराब है, खराब ही होती हैं, ये वाला ये पंथ खराब है, खराब ही होता है। बहुत बड़ा दंड मिलेगा ईश्वर से, मान के अगर आपने कुछ ऐसा सोच लिया है तो। हम कीचड़ में भी कमल की कामना करते हैं, होता ही ऐसा है। हमने जितने भी हमारे धर्मशास्त्र पढ़े, कहते जहां पर हमने कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था वहां भी परम ज्ञानी ब्रह्म को जानने वाले मिल जाते हैं। ठीक हो गया? तो ये इस प्रकार का पूर्वाग्रह, इसको भी हम रूढ़िवादी भी बोल सकते हैं। रूढ़ी एक अच्छी चीज भी है, बुरी चीज बन जाती है जब हम उसको, जैसे स्थिर राशियों में ये गुण है कि जो अपने उन मान्यताएं उनको मानते हैं, लेकिन यह अवगुण कब बन जाता है? जब हम अब मान्यताओं के लिए दूसरों पर हावी हो जाता है कि नहीं तुझे भी मानना पड़ेगा, क्योंकि धर्म क्या है? धर्म समझने का विषय, ना कि ज्यादा समझाने का। ठीक हो गया? अगर कोई नहीं समझना चाह रहा है उस पर हमें थोपना नहीं है, हम अपने व्यक्तिगत धर्म का पालन करें, आनंद ले, उतना ही काफी है। दूसरे पर थोपेंगे गड़बड़ हो जाएगा। ये आज ज्यादा हो रहा है, मैं मानू ना मानू आपको मानना पड़ेगा, ये नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। क्लियर हो गया? ऐसे तो वो शायद स्वर्ग में चला भी जाए, हमें तो नरक में ही रहना है। इसीलिए धर्म जानने का विषय है, ना कि जबरदस्ती दूसरे को जनवाने का कि भाई तू जान, मैंने तो जान लिया है। तो ठीक हो गया? ये मतलब ये ऐसा नहीं कि मैं आपको सीधा डिलीवर कर दूं और आप उस चीज को, सूत्र को लिख दे। हालांकि कई लोग जो सोचते हैं कि सर हमारे पास कम समय है, कम समय पर इस लेक्चर को कंक्लूड करना है, तो वो खाली इससे स्नैपशॉट ले सकते हैं, वो समझ जाएंगे। लेकिन ये विषय इतना गंभीर है कि अगर मैं खाली डिलीवर करके 5 मिनट में चला जाऊं तो उसका अर्थ अनर्थ भी हो सकता है। ठीक हो गया? तो हमने काल पुरुष का एग्जाम्पल लिया है, उसमें हमने सुटेबल एग्जाम्पल यही लगा कि भाई प्रथम जैसे लग्न, मान लीजिए किसी का मेष लग्न है और चंद्रमा जहां बैठते हैं उससे चंद्र राशि तय हो जाता है। तो फिलहाल हमने चंद्रमा को अपने ही घर में बिठा दिया, यानी कर्क राशि।
तो इस जातक का स्वभाव कैसा होगा, ये एक सिंह के समान अपने आप को समाज में प्रेजेंट करने वाला होगा। बात समझिए, लग्न से तय कर रहे हैं, लेकिन लग्न में भी अलग अलग चीजें हैं। जो वृश्चिक को माना जाता है, वृश्चिक राशि के को सिंबल को माना जाता है, कहता है जी वो रहता है जल के पास, लेकिन उसके अंदर बड़ी क्रोधाग्नि है, उसके अंदर वैनम है, विष है। ठीक हो गया। तो इस अंतर को आपको समझना है कि राशि जो वृश्चिक है, ये इसका जो मानते मालिक वो एक अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। ग्रह का अलग इंपॉर्टेंस है, उस राशि का एक अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक हो गया। तो ओवरलैप नहीं करना है, महत्व लिया जाएगा लेकिन ओवरलैप नहीं करना है। तो आपको ध्यान देना, जैसे टाइगर का स्वभाव है वैसे ही इस राशि का स्वभाव है, जैसे लॉयन या सिंह या शेर का स्वभाव है वैसे ही इसका स्वभाव है। और लेकिन अब क्योंकि हमारा मन मस्तिष्क, नॉट मस्तिष्क, मन कह लीजिए, हृदय कह लीजिए, उस पर चंद्रमा का शासन चलता है। अब मन में पता लगा मैं वैसे सिंह के समान हूं, लेकिन मैं आनंद लेता हूं, हंसी खेल आनंद लेते हैं। ये की चीज कहां से आ रही है, ये हमारा चंद्रमा बता रहा है। कह रहा जी चंद्रमा कहां बैठा है, चंद्रमा बैठा है एक, ध्यान दीजिए, जो हमने ये साइन लगाए हैं, ये एरो आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब ये इस राशि के साथ बदल जाएंगे, लेकिन जो हमने सर्कल किया है ये नहीं बदलेगा। ये धर्म भाव है। ठीक हो गया। लेकिन मेष एक अग्नि, इसको राशि मानना है। बात समझ में आ गई। ठीक हो गया। मेष एक अग्नि राशि है, मेष का सिंबल भी और मेष का तत्व भी ध्यान रखना है कि वो अग्नि तत्व की बात कर रहा है। जैसे 8 नंबर वृश्चिक, वृश्चिक बात कर रहा है, अभी कौन से भाव में पड़ रहा है, वृश्चिक राशि अष्टम भाव में पड़ रहा है, तो उस पर साधारणतः मोक्ष की छाप आ जाएगी, क्योंकि ये मोक्ष भाव माना जाता है। ये मूवेबल नहीं, ये चेंज नहीं होगा, जो हमने सर्कल किया है ये चेंज नहीं होगा। लेकिन काल पुरुष की कुंडली में क्योंकि ये अष्टम भाव में पड़ रहा है, तो एक प्री इमेज रहती है थोड़ा, बट फिर भी आपको बात याद रखना है, मोक्ष भाव माने जाते हैं 4, 8, 12, ना कि मोक्ष राशियां मानी जाती हैं 4, 8, 12। ठीक हो गया। तो जो भी यहां पड़ेगी, चाहे यहां पर ये 1 नंबर राशि मेष राशि पड़ जाए, तो जब यहां मेष आएगी तो यहां पर उस मेष में हम मोक्ष को शामिल कर देंगे। ठीक हो गया। डिपार्चर ऑफ सोल वाले पार्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देगा, हमारे आत्मा को शरीर छोड़ने का या अकल्ट ज्ञान के लिए वो मेष अपनी शक्ति वहां लगा देगा। और स्पेशली अगर वो राशि के साथ संबंध बना दे फिर तो कहना ही क्या। ठीक हो गया। राशि एक ऐसी पावर है जो फर्स्ट हाउस से उसका कोई वो नहीं है कि भाई उसी से रिलेट करेगा, वो कहीं से भी आ सकती है। चंद्रमा जहां बैठ जाएगा बस वहीं से हमारी राशि तय हो गई। ठीक हो गया। चंद्रमा यहां बैठ गया तो आप ये समझिए ना, जो आपके जीवन में नहीं था वो उसने दिला दिया। आप यहां 1 देख रहे हैं तो इसका मतलब यहां पर 7 है, यहां पर 6, तो 6, 12, 1, मान लीजिए 6 आपका लग्न है, तो 6 लग्न यानी बुध इसके स्वामी है और कन्या इसका सिंबल है। समझिए जरा, कन्या का मतलब नॉट कन्या मतलब कोई भी महिला नहीं, समझिए, कन्या मतलब जो अपने वर्जिनिटी का पालन करती है, जो अपने उस ब्रह्मत्व का पालन करती है, कह सकते हैं आप उसको, जो वर्जिन अब तक, उस जो सबसे कठिन व्रत माने जाते हैं ब्रह्मचर्य, उसका उसने पालन किया है, तो रूल्स का बड़ा ध्यान रखती है। ठीक हो गया। इसीलिए शुक्र को इस राशि में थोड़ा सा डिस्कंफर्ट हो जाता है कि यार मैं थोड़ा सा इस मामले में आनंद की बात कर रहा था, मेरा फेवरेट प्लेस कौन सा है, पाइसेस, मीन, लेकिन वो जहां जब भी वो थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव होना पड़ता है, उसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन में बंधना पड़ता है, तो फिर वीनस को समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो आपको ये अंतर ध्यान रखना है कि 6 नंबर की जहां बात आ रही है, 6 नंबर का मतलब आपकी जो आउटकम है, आपकी जो इमेज बाहर जा रही है समाज में, वो इस प्रकार की रहेगी। किसी से इस प्रकार का कोई ऐसा झगड़ा भी नहीं, और फ्लेक्सिबल मानी जाती है बहुत ज्यादा। द्विस्वभाव राशि है, ध्यान दीजिएगा। द्विस्वभाव यानी वो रूढ़ियों को मानते भी हैं, और कोई इनको ज्यादा ये बात समझा दे तो वो उसको चेंज भी कर दे, कोई उसके साथ नहीं रहेंगे। 3, 6, 9, 12 इनको क्या बोलते हैं, द्विस्वभाव राशियां। तो इस लग्न का उसके आउटलुक पर प्रभाव आ रहा है। अब उसके पास जो नहीं था,
क्या नहीं था, उसके पास एक शेर का एग्रेशन नहीं था, वो उसको चंद्रमा नहीं दिला रहे, क्योंकि चंद्रमा तो स्वतंत्र है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि इस लग्न में वो वहां नहीं बैठ सकता है। चंद्रमा ने उसको कमाल कर दिया, और चंद्रमा ने अष्टम भाव में जाकर उसको वो एग्रेशन दे दिया। एग्रेशन तो चाहिए ना सबको भाई। कोई कहता है कि सर क्रोध बेकार चीज है, तो मतलब आप किसको ये बात बोल रहे हैं क्रोध बेकार चीज है? क्या आप भगवान शंकर को बोल रहे हैं बेकार चीज है? क्योंकि भगवान शंकर तो प्रलय कर देते हैं, और भगवान शंकर ने कई बार अपनी क्रोधाग्नि से बहुत सृजनात्मक काम किए। तो इसलिए हमें क्रोध गलत नहीं है, क्रोध का कहां उपयोग है वो हमें तय करना है। ठीक हो गया? तो इसी प्रकार से अष्टम भाव या त्रिक भाव गलत नहीं है, वो किस प्रकार से, अब जैसे ये 1 नंबर यहां, ठीक हो गया, चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, 1 नंबर का स्वामी कहीं बली स्थिति में बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या है? हमें टेंशन नहीं लेनी है। आपका जो मन है वो अकल्ट में है, आपका मन इस प्रकार के हाइडिंग जो चीजें उनको ओपन करने में है, और जो चीजें हाइड है उनको बड़े विस्फोटक रूप से आप उसको अनहाइड करेंगे, क्योंकि वो टाइगर की बात नहीं कर रहा है। 1 नंबर मेष राशि किसकी बात कर रहा है? लॉयन की बात कर रहा है। ठीक हो गया? तो इन सारी चीजों को आपको कंबाइन करना है। सबसे पहले लग्न, चंद्र, राशि, आकार व चिन्ह। ठीक हो गया? इसमें आपको मदद कर सकती है हमारी जो प्रीवियस क्लासेस हैं, क्योंकि अगर हम 12 के 12 राशियों के आकार और स्वभाव अभी डिस्कस करेंगे तो समय लग जाएगा। तो आपको वो प्लेलिस्ट मदद कर सकती है, ग्रहों का गणित। वहां जाएं, वहां आप ये देखें भाई इसका सिंबल क्या बताता है, का सिंबल किस प्रकार का है। और नहीं तो हमने बहुत अच्छे ढंग से जो हमारी संपूर्ण भृगु संहिता है वहां भी हर लग्न, हर राशि के सिंबल के ऊपर चर्चा की है। आप अपनी देखें, आप दूसरों की लग्न में देखें, तो उससे काफी ज्यादा आपको पता लग जाएगा कि इसका कैसा स्वरूप होता है, कैसा वृषभ का स्वभाव होता है। ठीक हो गया? मुख्य रूप से आपको पहले राशि का आकार और चिन्ह देखना है, स्वामी को पहले नहीं लेकर आना है। ठीक हो गया? जैसे कई बार ये मन में बड़ा आता है, यार कुंभ राशि का स्वभाव कर्क राशि से काफी मैच करता है। आप देख लीजिएगा, आपके पास कई ऐसे चार्ट होंगे, कुंभ राशि का स्वभाव कर्क राशि से काफी मैच करता है। फिर हम कहां कैसे अंतर करते हैं? ध्यान दीजिएगा, कुंभ राशि एक क्योंकि देखिए किस भाव में पड़ रही है अभी फिलहाल कालपुरुष की कुंडली में, वो काम भाव, वायु तत्व राशि और स्थिर राशि मानी जाती है। ठीक हो गया? और जो कर्क राशि है ये एक जल तत्व राशि है और चर मानी जाती है, यानी इसको मूवमेंट पसंद है, और जहां मूवमेंट है वो रिजिड नहीं होगा कि नहीं उसी में मेरे को चाहिए। फिर हमें और ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अंतर करना है कि सर और क्लियर, हास्य विनोद तो दोनों सही लग रहा है। तो वहां समझ में आती है एक बात कि इसके अंदर 11 नंबर में, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में वो काम भाव या कहे अर्निंग की बात करता है, तो जहां भी कुंभ राशि की बात आएगी वो हर एक से स्नेह रखेगा, लेकिन मन में ये रहेगा कि यार मुझे अगर किसी से फायदा मिल रहा है तो मैं प्रेम करना चाहिए मुझे। क्योंकि शनि के स्वभाव को हम क्या मानते हैं? सत, रज, तम। इनका आपको जरूर विचार करना है। जब आप बहुत करीब का अंतर आ जाए कि सर समझ में नहीं आ रहा है कि कर्क राशि और कुंभ राशि में कैसे अंतर करें, दोनों ही आनंद ले रहे हैं, क्योंकि कुंभ का जो स्ट्रक्चर है वो भी एक घड़ा है जो एक पुरुष ने पकड़ा हुआ है, तो उसमें भी कई बार, और कर्क राशि है वो भी जल में रहता है, तो कई दफा ऐसा लगता है दोनों ही हास्य विनोद पसंद करते हैं। लेकिन ये हास्य विनोद में कर्क ध्यान नहीं देता है मेरा नुकसान हो रहा है, नफा हो रहा है, जो उसको पसंद है सो पसंद है, जो नहीं पसंद है सो नहीं पसंद। और बहुत ज्यादा चंचल या परिवर्तनशील राशि है, ये स्थिर राशि है, वायु तत्व माना जाता है। ठीक हो गया? ध्यान दीजिएगा, जल तत्व में एक अटैचमेंट रहेगा ही रहेगा, कहीं भी चला जाए जल तत्व में मोक्षा का अटैचमेंट, यानी इसकी एक प्री इमेज रहेगी। मोक्षा का मतलब क्या होता है? होली सोली वो रिस्पॉन्सिबल, अपने प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, कहते हैं नुकसान हो जाता है इसको, ऐसी जगह हंस देता है, मजाक कर लेता है इसकी वो। तो आदमी फिर एक बात समझ में आती है कि सर वास्तव में क्या हम बस इमेज बनाने के लिए आए हैं, कुछ और भी है जो हमें आत्म संतुष्टि मिल रही थी उसका तो ध्यान कर ही नहीं पा रहा है फिर कुंभ। तो आत्म संतुष्टि के मामले में किसको ज्यादा नंबर दे रहे हैं हम? कर्क को ज्यादा नंबर दे रहे हैं।
सॉरी, मुझे इस चीज के लिए आप क्षमा करना कि भाई मैं इस चीज को थोड़ा ओपनली आपको बता रहा हूं कि सर मेरी को में आप क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि बात यहां पर फिर ऐसे तुलनात्मक दृष्टि नहीं लाएंगे तो कैसे होगा। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि जो ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है वो 11 नंबर है। भाई आप ये तो आपको तय करना है कि प्रैक्टिकल को अच्छा मान रहे हैं कि जो सांसारिक दृष्टि से अनप्रैक्टिकल दिखाई देता है उसको अच्छा माने। सबके पास अपनी अपनी एडवांटेज है। कर्क राशि को हम सामान्यतः बोल देते हैं यार कैसा इसने न्याय किया है, कैसे इसमें कुछ लाभ तो दिखता नहीं है, इसको इसने मित्र बना लिया, उसको मित्र बनाता है, उसमें लाभ मिलता है इसको। लेकिन कर्क राशि का बस स्वभाव है सो है, क्योंकि उसका जो मालिक है कर्क राशि का, उसको वो सत्व के नजदीक माना जाता है। ठीक हो गया, सात्विक रहना चाहता है। लेकिन जहां शनि की बात आती है उसमें तमस आ जाता है। तमस का मतलब हर बार झगड़ा ही नहीं होता है। तमस का मतलब ये होता है कि भाई कुछ मिलना चाहिए, कुछ फायदा तो होना चाहिए। ठीक हो गया, कोई खराब अप्रोच नहीं है, अच्छी अप्रोच है। संसार में किस लिए आए हैं? इच्छा पूर्ति के लिए आए हैं। इच्छा पूर्ति वो मन में रखते हैं, अच्छी बात है। इन दोनों में भी बहुत बड़ा फर्क है। दोनों का लॉर्ड सेम है। इस राशि 10 नंबर राशि और 11 नंबर राशियों का स्वामी एक ही है, उसके बावजूद भी बहुत बड़ा फर्क है। शनि का जो थोड़ा सा कड़क स्वभाव कह सकते हैं और खुलकर कड़क माने अपने जो ऑफिस एनवायरनमेंट में ज्यादा फॉर्मल होना चाहता है, वो 10 नंबर है। ठीक हो गया। लेकिन इन दोनों में फिर एक अंतर आ जाता है, ये चर है और ये स्थिर है। तो अगर हमारा चंद्रमा यहां बैठा है, ये चंद्रमा यहां बैठा है, तो दोनों में फर्क क्या है कि भाई वो क्योंकि इसको हमें भी ध्यान रखना है कि ये मकर राशि को क्या मानते हैं। कई लोग कहते हैं जी वो तो मगरमच्छ है। मकर राशि को हम क्या बोल रहे हैं कि उसका अगला लुक आगे से वो कुछ कुछ एक कह सकते हैं वन में विचरने वाला एक हिरन की तरह दिखता है, और पिछला रूप उसका एक क्रोकोडाइल का पार्ट दिखाई देता है। इसीलिए ये कमांडर इन चीफ को बहुत अच्छा लगता है, मंगल को बहुत अच्छा लगता है ये राशि 10 नंबर कैप्रिकॉन मकर। ठीक हो गया। तो खाली मकर जल से नहीं संबंध बनाना है कि पानी में रहने वाला, नहीं, ये पृथ्वी तत्व राशि मानी जाती है। और अगर हम बात करते हैं काल पुरुष की कुंडली में, ये अर्थ भाव माना जाता है। मैं बार बार बता रहा हूं, ये जो रिंग है ये चेंज नहीं होते हैं। ठीक हो गया। क्या क्या मूव होगा, जैसे मान लीजिए 10 नंबर को मूव करते हैं हम, तो पृथ्वी मूव करेगा, चर मूव करेगा। लेकिन अर्थ त्रिकोण जो गिने जाते हैं वो तो दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव ही माना जाता है। लेकिन क्योंकि रेफरेंस कालपुरुष की कुंडली है, मेष लगन है, तो उसकी प्री में जो लेकर जाता ही जाता है। क्या बोलते हैं, हमारा आत्मा जब जाती है तो एक उसके साथ एक इंफॉर्मेशन रहती है शरीर की, इस कर्म के लेखे जो की, तो उसी प्रकार से यहां भी जहां भी ये जाएगा, मूव करेगा, एक प्री इमेज लेकर जाएगा ही जाएगा। ठीक हो गया। तो पृथ्वी तत्व है, ये वायु तत्व है। ठीक हो गया। तो पृथ्वी तत्व में हम ज्यादातर देखते हैं, हम पृथ्वी तत्व में कामनाओं की कम, वर्क की बात ज्यादा करते हैं, या कह सकते हैं मटेरियल की बात ज्यादा करते हैं। और वायु तत्व में हम भाई होना चाहिए, जैसे हमने ऑफिस में काम किया है कि नहीं किया है, सैलरी आई है, वो इंपॉर्टेंट विषय है। किसके लिए? 11वें भाव के लिए। काम किया है, ये इंपॉर्टेंट भाव है 10वें भाव से। आप समझ रहे हैं ना, ऑफिस में एक प्रेस्टिजियस पोस्ट है, बहुत इज्जत सम्मान, सैलरी, कहता जी सैलरी ठीक ठाक है। कई दफा ऐसा भी मेरे नीचे वाले पद ज्यादा पैसा इधर उधर से कमा लेते हैं, लेकिन मैं अपने कार्य से बड़ा संतुष्ट रहता हूं। मैं किसी से कोई भी ऊपर की कमाई, भ्रष्टाचार की कमाई एक्सपेक्ट ही नहीं करता हूं, मैं बड़ा संतुष्ट हूं। तो क्या बोलेंगे, ये भाव बहुत ज्यादा मायने रखता है। लेकिन आज हमारी दृष्टि कहां है? इस 11 नंबर पे। काम किया है नहीं किया है छोड़ो, पैसा उतना ही है या कुछ कम हो गया है। कहता जी आपने 10 दिन की छुट्टी ली थी, कहता नहीं नहीं, फिर मुझे सैलरी पूरी चाहिए। सैलरी माने 11वां भाव। और जो पहले उसको पता है कि मैंने जितना किया है उससे मैं ज्यादा की कामना ही नहीं करूंगा कभी भी। तो आपको ध्यान रखना है, ये काम भाव बड़ा समस्या भी खड़ी कर देता है। खाली कामना पूर्ति की बात करता है, और जब उसको बोलते हैं ऑफिस में 8 घंटे से 5 मिनट थोड़ा बढ़ा दे, कहता नहीं 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 सर, सैलरी पूरा चाहिए, लेकिन मुझे ऑफिस में ये काम नहीं बढ़ाना है।
ठीक हो गया। तो आपको लेकिन संतुष्ट रहना चाहिए और इस अंतर को भी समझना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है, पृथ्वी तत्व राशि है और ये कार्य की बात करता है। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा राशि का स्वभाव भी इसमें देखना है कि ये थोड़ा सा एग्रेसिवली खुलकर सामने आता है, तो इसलिए हम मकर को अपनी चीजों को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है ये कि सामने वाले को उसका जो विस्फोटक रूप भी दिखाई देता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि शनि का एग्रेशन यहां दिखाई देता है, ना कि यहां दिखाई देता है। समझ में आ गया? ये एग्रेशन को रोकने में बड़ा अच्छे ढंग से कामयाब होता है। खाली मन में विचार करता है कुछ कम रह गया, लेकिन ये तो बोल देता है। चर में ये भी एक, आप इसको खूबी मान लीजिए, कमी मान लीजिए कि भाई वो ज्यादा देर स्थायी नहीं रह सकता। उसको लग रहा है तो वो फिर ओपन होने का काम करता है, क्योंकि वो बदलावशील है। ठीक है, तो सभी इस संसार की प्रकृति की जरूरत है। कोई बेस्ट या वर्स्ट नहीं है, सब अपनी जगह अच्छा है। इसलिए ये सबसे टिपिकल पार्ट होता है, क्योंकि अगर मैं मान लीजिए तुरंत बोलकर चला जाऊं तो आप मन में अंदाजा लगा लेंगे सर आपने उसको बेस्ट बताया था, उसको वर्स्ट नहीं। इसलिए इन पार्ट में सबसे ज्यादा समय लगता है। मैं पहले क्लियर कर रहा हूं, अगर मुझसे भी कभी गलती हो जाती है, किसी चीज को मैं बेस्ट या वर्स्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मुझे इसके लिए क्षमा करेंगे। सभी बराबर हैं, अपनी दृष्टि बदलने से सब बराबर दिखाई देने लग जाता है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, लग्न और राशि निर्णय आपको करना पड़ेगा, और जो जो तत्व का प्रधान गुण है वो सामने आता है। अग्नि तत्व आप समझते हैं, ठीक हो गया। अग्नि तत्व में भी अगर इसमें यह पता लग जाए कि अग्नि तत्व ये द्विस्वभाव है। द्विस्वभाव जैसे क्या है, बुद्ध का तो नेचर ही आपको पता है मिश्रित है, कि वो मिला जुला बर्ताव करता है, तो वो बड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल रहता है कि भाई उसको बता दे कि मान्यताओं को मानना है तो मानेगा, कोई समझा दे अच्छे से कि नहीं सर इन मान्यताओं को नहीं मानना है, अच्छा ठीक है छोड़ दिया हमने उन मान्यताओं को। तो ये एक मिक्स्ड नेचर है। तो जो 3, 6, 9, 12 राशियां हैं, नॉट भाव, इनको क्या बोलते हैं, ये द्विस्वभाव, बदलावशील। तो जहां हम 3, 6, 9, 12 को शामिल कर रहे हैं, वहां हम ये भी अगर देखने लग जाएं कि भाई अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल भी इसमें शामिल कर रहा है, तो फिर वो एक अलग ही रूप हमारे सामने पेश कर देगा। देखिए 3 द्विस्वभाव है, लेकिन क्या है, वायु या किसकी बात करेगा, कहीं ना कहीं मैंने बोला ना प्रीमेस तो रहेगी रहेगी। वायु का मतलब कहीं ना कहीं कामना से संबंध होता है। जैसे हम अपना जो क्या बोलते हैं आप उसको, शुरुआत करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक हो गया, जिसको हम पराक्रम भी बोलते हैं, वो एक प्रकार की इच्छा पूर्ति के लिए की गई कामनाओं से संबंधित है कि भाई मेरे इनिशिएटिव है, आपको ये काम पूरा करना ही पड़ेगा। इस प्रकार की मेरी ऐसी इच्छा जागती है, तो मैं अपने आप को ज्यादा एक्सपोज करने का प्रयास करता हूं। मेरा मोटिवेशन भी आप यहां से देख सकते हैं। और फिर हम बात करते हैं 6 नंबर की। तो 3 और 6 ध्यान दीजिए, 3 नंबर में बुद्ध का स्वभाव रहेगा और वायु तत्व है, वो कोई एग्रेशन की बात नहीं करेगा, बदलावशील है। 6 नंबर पृथ्वी तत्व है, वो बात करेगा मटेरियल्स की, एग्जैक्ट कुछ ना कुछ ऐसा चीज होना चाहिए। जब कभी भी हम बात करते हैं हमारे कि व्यक्ति कोई क्या करेगा, जॉब किस प्रकार की करेगा, तो इसीलिए हम पृथ्वी को शामिल करते हैं, क्योंकि वो मटेरियल की बात करता है। 2, 6, 10 इन भावों को देखते हैं। आई थिंक कुछ क्लियर हो रहा होगा कि एक होता है खाली मुझे मिलना है, एक मुझे करना है। करना है मतलब पृथ्वी, मिलना है मतलब वायु, ठीक हो गया। करने पर नहीं, मिलने पर ज्यादा ध्यान है, ठीक हो गया। तो और दूसरा फिर हमें बुद्ध के इस नेचर को भी मिलाना है। और ये 9 नंबर में क्या आ गया, अभी ये द्विस्वभाव है, अग्नि है और बृहस्पति भी है, क्योंकि बृहस्पति इस राशि का स्वामी है। मतलब क्या है, वो एक ऐसा बृहस्पति है जो द्विस्वभाव तो है, वो नियमों को बदल भी सकता है, लेकिन जो नियम बने हुए हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बात करता है। मैं जैसे कहता सर ये नियम बने हुए हैं, इनको सबको पालन करना ही पड़ेगा, ये धनु राशि का स्वभाव है। मतलब झगड़े के लिए उतारू नहीं माना जाता है, कहीं फिर गलत दिशा में चले जाए, क्योंकि बृहस्पति तो सत्व बताता है, मंगल तमस बताता है, और मंगल तो फिर डिशुम डिशुम भी कर देगा, अगर रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो पिटाई भी कर देगा। मतलब लाइक जैसे पुलिस है और कमांडर है, तो वो फिर उस चीज में भी उसको परहेज नहीं। लेकिन जो राजपुरोहित टाइप आदमी है राजा के दरबार में, वो जनरली खुद इस प्रकार के कोई
झगड़े की बात नहीं करता है, लेकिन वो कोशिश करता है कि रूल्स को फॉलो किया जाए। और उनको अगर कोई समझा देता है कि सर अब ये रूल बदलना चाहते हैं, इसमें ये खामियां हैं, अच्छा उनको इस बात समझ में आए तो तुरंत बदल देते हैं। उसके लिए उनको कोई मत माने, वो रिजिड भी हैं और वो फ्लेक्सिबल भी हैं, मतलब जो मान्यता है उनको मानते हैं, लेकिन उनको कोई कन्विंस कर दे तो फिर वो द्विस्वभाव है। बात समझ में आ रही होगी कि ये द्विस्वभाव इस द्विस्वभाव से कैसे भिन्न है। ये मुख्य रूप से अग्नि के लिए नहीं जाना जाता है, ये अपने आप को बोल्ड होकर रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक हो गया। ये तो बस ये देखता है पृथ्वी यानी कार्य करना चाहिए, ठीक हो गया। तो इस अंतर को हमें समझना है। ये कामना होनी चाहिए, कामना पूरी होनी चाहिए, इसकी बात करता है। और ये भी बदलाव पसंद है, लेकिन ये कहता है कि रूल्स को या मेरे वाणी में बोल्डनेस होनी चाहिए, उसका मुझे कोई भय, इसको भय नहीं है। धनु राशि को, धनु लग्न को भय नहीं है, लेकिन ये झगड़ा नहीं करना चाहेगा। 12 नंबर अगेन द्विस्वभाव, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, जल और मोक्ष की बात कर रहा है। इस चीज में हमें क्या शामिल करना है, ये अगेन ये तो बृहस्पति का रोमांटिक फेज माना जाता है। जो मीन राशि है, पाइसिस है, जल में रहता है, ठीक हो गया। तो हम इसको कैसा कह सकते हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति है जो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो नियमों को लेकर फ्लेक्सिबल है। जल तत्व, उसको विनोद पसंद है, सच्चाई में रहेगा, क्योंकि क्या चीज आ रही है, सत आ रहा है, सच्चाई में रहेगा, लेकिन थोड़ा कहता है आनंद लेने में दिक्कत क्या है थोड़ा। तो इस प्रकार से हम ये सारी चीजों को मिलाकर देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, भाव, लग्न और राशि, इसका विचार करना है हमको। आपको दोबारा बता रहा हूं, जो ये धर्म, अर्थ, काम, भाव हैं, भाव नहीं बदलेंगे, ठीक हो गया। जो भी यहां आ जाएगा, जैसे मान लीजिए आपका दो नंबर यहां आ गया, तो फिर ध्यान दीजिएगा कि आपके लग्न पर धर्म का प्रभाव ज्यादा रहेगा, ठीक हो गया। जैसे हम सर्वाष्टक वर्ग में इस प्रकार से भी तय करते हैं कि हमारे कौन से भावों में ज्यादा सर्वाष्टक अंक आ रहे हैं, तो वहां से भी हमारा जो स्वभाव के बारे में काफी चीजें पता लग जाती है। लेकिन मुख्य रूप से हम किसी चार्ट को खाली फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और हमने देखा लग्न ये है, राशि ये है, दोनों राशियों का चिन्ह क्या है और दोनों राशि के स्वामियों का स्ट्रक्चर कैसा है, हम समझिए इसका स्वभाव ऐसा है, ठीक हो गया। तो कैसे समझते हैं, वो यही चीजें हैं जो समझाने में मदद करती हैं। चर, स्थिर, द्विस्वभाव, लग्न, राशि, ये विचार करना आपको कि लग्न और राशि, कहता जी हमारा ऐसा आ रहा है द्विस्वभाव और स्थिर। तो मतलब क्या है, अगर हमारा लग्न स्थिर आ रहा है तो सोसाइटी क्या है, समाज में इंप्रेशन क्या है कि सर ये अपने नियमों को लेकर थोड़ा सा रिजिड है, लेकिन मैं अंदर से, क्योंकि मेरी राशि द्विस्वभाव है, मैं अंदर से अगर मुझे कोई समझा दे तो मैं तुरंत मान जाऊंगा, ठीक हो गया। या लग्न भी स्थिर और राशि भी स्थिर, तो मैं उन चीजों के लिए, मेरे अपने जो एथिक्स और मोरल हमारी प्राचीन सभ्यता के, उनको कभी भी नहीं छोड़ना चाहता हूं। ये एडवांटेज भी माना जा सकता है। अगर वो कहीं झगड़े पर उतारू हो जाए तो डिसएडवांटेज बन जाएगा, यानी कहीं इस स्थिर में तमस इंक्लूड हो जाता, तो फिर वो कहता है नहीं, एक तो होता है मैं सही हूं, मेरे पूर्वज सही हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बोलता है नहीं सर मैं ही सही हूं, मेरे पूर्वज ही सही हैं, वो गलत बात है। तो उसके लिए फिर वो झगड़ा करने पर भी उतारू हो जाता है। ज्योतिषीय वर्ण, गण और नक्षत्र विचार जरूर करना है, वो हमने नक्षत्र में भी डिस्कस किया था। फिर आपको बता रहे हैं ज्योतिषीय वर्ण, क्लियर हो गया। ज्योतिषीय वर्ण सबकी अपनी अपनी विशेषता है। मान लीजिए मैंने अपनी कुंडली बनाई और मेरा ज्योतिषीय वर्ण आया शूद्र वर्ण और राक्षस गण, ठीक हो गया। क्योंकि इसको जातक को समझाना बहुत जरूरी है कि इसकी एडवांटेज क्या है, ठीक हो गया। एडवांटेज क्या है, कर्म प्रधान, मैं पूरी तरह से कर्म पर बात करूंगा। मेरे लिए ब्रह्म को या फिलॉसफी दर्शन में बहुत घंटे बिता पाना ज्यादा संभव नहीं है। उसको कोई बोलेंगे कि सर अपना काम छोड़ दो, आओ मैं आपको कुछ बढ़िया टीचिंग बताता हूं, ब्रह्म को जानने की बात बताता हूं। बोला नहीं सर, मैं तो कर्म से ही ईश्वर को जान जाऊंगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना। कमाल का ट्रबल शूटर, उसको बोलो इस काम में लगे रहो, लगा रहेगा घंटों उस काम को और वो ट्रबल को शूट करेगा। ये बहुत बड़ी विशेषता है शूद्र वर्ण। और गण राक्षस की वो क्या विशेषता है कि वो अपने काम के लिए, आपने बोला है कि सर ये काम पूरा होना चाहिए और अगर इसमें कोई बाधा आती है तो आपको उनको दंड भी देने में संकोच नहीं करना है। बोला सर आप चिंता ही मत कीजिए, तो मैं फिर चाहे मुझे बोल्ड होना पड़े, दूसरों को दंड भी देना पड़े, साम दाम दंड भेद,
तो राक्षस गण की विशेषता है काम पूरा होना ही है, चाहे ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़े, चाहे बॉम्ब से देना पड़े, वो काम पूरा करेगा। ठीक हो गया। और इसी में फिर आप एक अंतर ले आए कि वर्ण ब्राह्मण और गण देव, उसकी एक अलग एडवांटेज है कि भाई मैं ब्रह्म को जानने पर ज्यादा समय व्यतीत करता हूं, मुझे कोई ईश्वरीय चर्चा और सत्संग को इस पर कहते सर काम करो, आप तो काम करते हैं, फिर उसका मन काम वो कर रहा है, मतलब हम इसको ये नहीं कह रहे काम नहीं कर रहा है, लेकिन जहां उसको कोई वैचारिक चीज मिल जाती है उसको आनंद आ जाता है कि यार ये तो कमाल का विचार मिला है। अब अंतर समझ में आ रहा होगा। और इसमें वर्ण ब्राह्मण और गण क्या है उसका, समय देव, तो फिर वो बोलता है कि सर मैं दूसरे को नहीं ठगूंगा चाहे उसने मुझे ठगा भी है। ठीक हो गया। तो ये भी हमें समझना है कि तीन जो गण हैं और 4 वर्ण हैं, इनका भी जातक के मूल स्वभाव पर असर पड़ता है। हम जनरली इसको खाली मैरिज मैचिंग के समय, विवाह मिलान में देखते हैं, लेकिन मेरा इसमें एकदम साफ है, मानना यह है कि इनको हमें शामिल करना ही चाहिए। तभी वो नक्षत्र की बात कर रहा है, नक्षत्र के साथ शामिल हो रहा है। नक्षत्र विचार, एक राशि हो सकती है समान हो, लेकिन उसके बावजूद भी स्वभाव जब थोड़ा क्लोजली देखते हैं, कहते सर कुछ अंतर तो है, दोनों ही मेष राशि लेकिन अंतर दिखाई दे रहा है, दोनों कुंभ राशि अंतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका देवता अलग अलग प्रकार का है। दोनों कर्क राशि लेकिन एक आश्लेषा नक्षत्र है, एक पुष्य नक्षत्र है। तो ठीक हो गया। सत रज तम, लग्न राशि स्वामी ग्रह विचार, ये भी जरूर करना कि पहले तो हमने देखा राशि का स्ट्रक्चर क्या है, पहले ही राशि के स्वामी को नहीं बुलाना है कि सर कहां है बृहस्पति। बृहस्पति तो अभी मैंने बोला ना, वो अलग प्रकार से बर्ताव करता है, 12 नंबर में, 9 नंबर में अलग प्रकार से बर्ताव करता है। इसी प्रकार से मंगल एक जगह लॉयन बन जाता है, एक जगह टाइगर बन जाता है। ठीक हो गया। तो ये अंतर भी हमें समझना है कि सत रज तम स्वामी को तब लाना है जब आप राशि और लग्न के जो सिंबल हैं उनको पहले डिकोड कर ले, और उसके बाद देखें भी मालिक कैसे हैं इनके। कहते जी मालिक इनके सात्विक हैं। ठीक हो गया। तो सात्विक का रहता है कि नहीं, मुझे चाहे मेरा अपना भी नुकसान हो जाता है तो मुझे कार्य को करना है, सत की प्राप्ति करनी है। फिर उसमें कई दफा ये भी हो जाएगा, जैसे तम मिल रहा है और तम में फिर उसमें गण जो आ रहा है वो देव है, वर्ण ब्राह्मण आ रहा है, तो फिर इसको भी समझना है कि एक ऐसा जिसको कह सकते हैं तामसिक ब्राह्मण बुद्धि। ठीक हो गया कि वो जैसे हम शुक्राचार्य की जहां बात करते हैं उनको हम राजसिक ब्राह्मण मानते हैं, इसी प्रकार से तामसिक ब्राह्मण की कल्पना हम कह सकते हैं कि भाई जैसे अगर शनि के स्वभाव को समझना हो तो शनि बड़े कर्मठ हैं, और शनि को हम कहते हैं कि भाई ये न्याय प्रिय भी है, और वो एक तामसिक ब्राह्मण की श्रेणी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ब्रह्म के लिए है वो, लेकिन वो अगर कोई ऐसा काम करता है तो उनको कठोर दंड देने में भी, उनको मृत्यु दंड देने में भी नहीं चूकते हैं। तो इस प्रकार की बातें भी हमें ध्यान रखनी है कि किस प्रकार से जहां विश्वामित्र की बात आ रही है वहां हम रज को ला रहे हैं, जहां हम वशिष्ठ की बात कर रहे हैं वहां सत को ला रहे हैं। इसी प्रकार से ग्रह, वो सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। अभ्यास करते करते हम नेट रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं कि भाई गलत कुछ नहीं है, बस हमें उसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। सब समाज की आवश्यकताएं हैं, तब ईश्वर ने बनाया इन स्वभावों को, इन विचारों को। ठीक हो गया। तो कोशिश की हमने कि कुछ हद तक आपको जातक का जो मूल स्वभाव है वो समझ में आए। इसमें ये सारी चीजें शामिल की जाती हैं और आपको फिर ये क्लियर हो जाता है कि फ्लेक्सिबल है ये, या ये फ्लेक्सिबल माने बदलाव पसंद करता है, या रूढ़ियों पे ही, मैं रूढ़िवादी गलत शब्द के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा। अपने पूर्वजों को, पुरानी बातों को मानना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए, लेकिन जहां हमें बदलाव की जरूरत हो वहां बदलाव करना चाहिए। देश हित में, समाज हित में नियम बनते हैं, और जहां हमें लगता है कि नहीं यहां अब बदलने से धर्म की रक्षा हो जाएगी तो बदलना चाहिए वहां पर। तो ऐसा रास्ता ज्यादा अच्छा माना जा सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।